नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर बल क्लास 12 का जो पहला टॉपिक हमारा है। और उसमें हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आवेश क्या है। यानी स्थिर बल की जो इकाई है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे आवेश, और आवेशों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा आवेशों के गुणों पर आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे, इनके मात्रकों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम का नियम, ऐसे ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और यह जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? सीधी बात है कि आवेश इतना जानेंगे कि पदार्थ के अंदर का स्वयं का ऐसा गुण होता है, पदार्थ के अंदर का स्वयं का वह गुण जो अपने समान किसी अन्य वस्तु पर क्या करता हो, एक बल का अनुभव कराता हो या बल लगाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आवेश के बारे में, जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का स्वयं का वह गुण, इसमें हम चलेंगे आवेश में, लिखेंगे पदार्थ। ध्यान से देखिएगा, पदार्थ का स्वयं का वह गुण जो, पदार्थ का स्वयं का वह गुण है जो, या पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा, ऐसे लिखेंगे, जिसके द्वारा वह अपने समान अन्य वस्तुओं पर अपने समान अन्य वस्तुओं पर एक बल आरोपित करता हो। एक बल क्या करता हो? आरोपित करता है, आरोपित करता है या इसका अनुभव कराता हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम कह सकते हैं पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने समान अन्य वस्तुओं पर एक बल आरोपित करता है। ठीक है, अपने समान या ऐसी, तो पदार्थ का ऐसा गुण, पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने समान अन्य वस्तुओं पर एक बल का अनुभव कराता हो या बल लगाता हो, उसको हम आवेश कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके मात्रकों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहां पे आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक। ठीक है, आवेश के जो मात्रक होते हैं, तो सबसे पहले जो आवेश की जो मात्रक है इसको देखेंगे। SI पद्धति में, SI पद्धति, SI वैसे इंटरनेशनल सिस्टम होता ही है तो हम ऐसे लिख देते हैं, SI पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में कूलाम होता है। SI पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, इसको C से डिनोट करते हैं। SI पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ऐसे भी होता है एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं, एम्पियर सेकेंड भी, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, यह हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, यह क्यों आया? क्योंकि हमें पता होता है Q बराबर I, इस वाले फार्मूले से हमने निकाल लिया। तो आवेश की एसआई पद्धति में कूलाम और एम्पियर सेकेंड, क्योंकि एम्पियर एसआई पद्धति का ही मात्रक होता है, सेकेंड तो एसआई को कहिए चाहे एम्पियर सीजीएस सब में होता है। और देखिए और पॉइंट है, अब इसका सीजीएस पद्धति में देखेंगे, सीजीएस पद्धति में यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर और भार द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सभी पद्धतियों में सेकंड होता है। तो सीजीएस पद्धति में अगर देखेंगे तो आवेश का मात्रक होता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। ध्यान रखिएगा इसको, सब एक नंबर के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते। स्टैट कूलाम या स्थिर वैद्युत इकाई, या स्थिर वैद्युत इकाई, या स्थिर वैद्युत इकाई, इसको लिखते हैं ESU, 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, स्थिर वैद्युत इकाई स्टैट कूलाम या स्थिर वैद्युत इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, एम्पियर सेकेंड भी हो जाता है, एपी भी लिख सकते हो। सीजीएस पद्धति में अगर देखा जाए तो स्टैट कूलाम या स्थिर वैद्युत इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी नाम देते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक कूलाम में एक कूलाम बराबर होता है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे एक कूलाम का मान होता है, एक कूलाम बराबर ये होता है, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक कूलाम बराबर हो देखा गया है 3 × 10⁹ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। एक कूलाम में यह भी पूछा गया है, एक प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो बड़े मात्रक के रूप में अगर हम देखेंगे, ठीक है, और इस सीजीएस में है तो आपसे पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं और कितने EMU होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स कितने होते हैं। अगला देखेंगे, इसमें एक और मात्रक अगर देखेंगे, वैद्युत चुंबकीय इकाई, इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय इकाई, इसको कहेंगे विद्युत या विद्युत चुंबकीय इकाई। इसको हम लिखते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय इकाई, ये थोड़े बड़े मात्रक है। ठीक है, और ये देखा गया है कि एक EMU, अच्छा इसको ऐसे भी ABC भी लिखा जाता है, या AB कूलाम भी लिखते हैं इसको, या
ABC ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। और यह देखा गया है कि इसका जो मान है, मतलब जो पाया गया है, मतलब इसके जो मान आते हैं, एक EMU बराबर, एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। एक EMU बराबर होता है 10 कूलम, यानी कि यहां से 1 कूलम का मान निकालोगे तो 10 की पावर -1 EMU होता है, ठीक है। 10 की पावर -1 ये 1 कूलम का मान हो गया। तो इस पर एक प्रश्न पूछा गया है, EMU 10 कूलम, और एक प्रश्न पूछा आवेश के ESU और EMU कूलम मात्रकों में संबंध। इसमें पूछा है क्वेश्चन एक, इसमें पूछ लिया है आवेश के ESU व EMU मात्रकों में क्या संबंध है। मात्रकों में सही है, तथा कूलम, ESU EMU तथा कूलम मात्रकों में क्या संबंध है, तो सीधी बात है कि आवेश के ESU व EMU तथा कूलम मात्रकों में क्या संबंध है। देखो यहाँ पे हमने लिखा ही है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, जानते हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 की पावर 9 ESU, 3 × 10 की पावर 9 ESU, और इतना हो जाता है। और 1 कूलम बराबर होता है 10 की पावर -1 EMU के रूप में होता है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न यहां से निकल कर आ सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आपसे मिल जाएगा। तो आवेश का मात्रक पूछ सकता है, और स्थिर वैद्युत इकाई के रूप में आपसे EMU के मान की भी गणना, मतलब कितने संबंध क्या होते इस पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, इसमें आवेश का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा मात्रक, यहां पर आपको ध्यान रखना है आवेश का, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, क्या होता है, फैराडे होता है। फैराड नहीं, फैराडे। कौन होता है इसमें, फैराडे। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, कैपिटल एफ। और यह जानेंगे तो आवेश का, यह पूछा था आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, ठीक है। 1 फैराडे बराबर, या ध्यान रखना है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। थोड़ा इसको आप ध्यान रखना, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी आपको यह वाली 96,500 वाली वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माना विद्युत रसायन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आपको वहां पर मिलेगा। तो 96,500 कूलम। अच्छा, यहाँ पर एक नोट लिख लेना आप, यहाँ पे फैराड धारिता का मात्रक है,
फैराड जो है यहाँ पे धारिता का मात्रक होता है, जबकि फैराडे आवेश का मात्रक होता। ठीक है, यहाँ तक तो बात तो समझ में आ गई। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। आवेश है पदार्थ का स्वयं का वह गुण, यानी पदार्थ के अंदर का खुद का वह गुण। अरे भाई जाने, इतना तो जानते होंगे, जब हम कभी बाल पर किसी चीज को रगड़ करके अन्य वस्तु को उठाते हैं, उसकी तरफ लाते हैं तो वह खींचता है, वही आवेश होता है। बस इतना जानेगा, कुछ नहीं। तो आवेश पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने समान अन्य वस्तुओं पर एक बल आरोपित करता है। आवेश के मात्रक ऐसा ही पद्धति में कूलाम, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, इस वाले फार्मूले से आ गया है। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या स्थिर वैद्युत इकाई होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ठीक है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, क्योंकि 1 कूलाम यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, ये सीजीएस में है ना, तो सीजीएस वाला छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय इकाई या EMU जो होती है, ABC भी लिखते हैं, 1 EMU बराबर 10 कूलाम होता है। और ये तो 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10⁻⁻1। ठीक है, यह बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें एक चीज और पूछा जाता है, जब ये सवाल करोगे कि एक मिली कूलाम, मिली ले लेते हैं, एक छोटे से छोटे शुरू करते हैं, एक डेसी, चलो एक माइक्रो कूलाम लिखेंगे। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये सब वैल्यू पूछी जा सकती हैं। एक मिली कूलाम भी पूछा जा सकता है आपसे। 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम होता है। और एक और आपसे मिली माइक्रो और नैनो कूलाम, हाँ नैनो कूलाम भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁻, नैनो नहीं पिको कूलाम पूछा जाता है। नैनो 9 होता है, पिको 12 हो जाएगा, 10⁻12 कूलाम। ठीक है, 10⁻12 कूलाम, यह हो जाएगा 1 पिको कूलाम के बराबर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। स्थिर वैद्युत इकाई है, विद्युत चुंबकीय इकाई भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज के है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे आवेश के गुण। ठीक है, आवेश के गुण, इसको और आप करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना, हमें तो ठीक दिख रहा है यहाँ पे। आवेश की मात्रा के पद्धति कूलाम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। इसमें हेडिंग डालेंगे आवेश के गुण। जितना आप अच्छे से देखोगे, गुणों के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त करोगे, वहां से एक नंबर के प्रश्न आपसे बने हुए हैं, मिल जाएंगे। आपकी परीक्षाओं में यह बने हुए थे। तो आवेश के गुण में अगर हम देखें तो सबसे पहले जानेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। गुणों में हम उसके प्रकार के बारे में चर्चा कर लेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? पहला है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है
ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश निगेटिव चार्ज ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ठीक है। पहला गुण हो गया। आवेश के प्रकार में देखेंगे, आवेश दो प्रकार का होता है, तो पहली प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जानकारी ले ली ठीक है। इसमें ए है और यह बी हो गया ठीक है। आवेश धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के बारे में जानकारी हमने ले ली ठीक है। अब थोड़ा इसको ड्राफ्ट मिला देते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा कि अगर आवेश समान प्रकृति के हैं तो रिपील करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे ठीक है। तो लिखेंगे दूसरा है पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट है समान प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपील करते हैं, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश, ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, क्योंकि जब आप निगमन वगैरह करोगे ना तो प्लस का प्लस के साथ देखा जाएगा, कितना बल लगेगा, कितना आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा कि नहीं, इसलिए इस बात को बताया जा रहा है। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक आवेश है पॉजिटिव, ये दो आवेश पॉजिटिव हो गए, इसको हम बना देते हैं पॉजिटिव आवेश, ये भी हो गया एक पॉजिटिव आवेश। ये हो गए किस प्रकृति के हो गए, तो हम जानते हैं कि प्लस वाले की जो बल रेखाएं होती हैं वो इस तरह से आ जाएंगी, बाहर की तरफ होती हैं प्लस वाले की बल रेखाएं, इसकी बल रेखाएं इधर हो जाएंगी, बल रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यह होता है, यह प्लस वाले का इस तरह से हम दिखा देते हैं। तो जब ये पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, यह धक्का देते हैं, तो बिंदु पर एक बिंदु आता है जिसको उदासीन बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार अगर माइनस का लोगे ना तो माइनस में भी क्या हो जाएगा, वह दूर जाने का प्रयास करेंगे ठीक है। और आकर्षण का एक देख लेते हैं, जैसे अगर यह प्लस वाला लेते हैं और यह माइनस वाला, तो यहां पे हम बना देते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको बना देते हैं हम नेगेटिव चार्ज ठीक है। तो हमेशा बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह हमेशा प्लस वाले से निकलती हैं और माइनस की तरफ क्या होती हैं, जाती हैं। प्लस वाले सिरे से जाती हैं और माइनस वाले, मतलब प्लस से बाहर की तरफ और माइनस में अंदर की तरफ क्या हो जाएंगी, आएंगी ठीक है। तो इस तरह से ये जो बल रेखाएं होती हैं
इसके अंदर क्या होती हैं, इंटर करती हैं, और इसके अंदर जो बल रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, यह है बाहर जाती है। तो इस तरह से इनमें क्या हो जाता है, बल रेखाएं लचकदार हो जाती हैं और आकर्षण बल इनमें लगता है। यानी कि हमने यह साबित कर दिया, यानी कि हमने यह दिखाने का प्रयास किया कि समान प्रकृति के आवेश, समान का मतलब एक ही प्रकार के आवेश हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों एक ही प्रकृति के हो तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर ये समान प्रकृति के हो तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का अगर आवेश ज्ञात करना है, आवेश जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, आवेश प्रतिकर्षण से हम आवेश को ज्ञात करते हैं, आकर्षण से हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह रहा आज का हमारा पहला टॉपिक, और हमने आवेश के बारे में जानकारी लिया, आवेश के मात्रकों के बारे में जानकारी लिया, और आवेश के 2 गुणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम मिलते हैं, वैसे जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इससे आगे तीसरा पॉइंट लेंगे कि आवेश संरक्षित होता है कि नहीं होता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सर।